सो वेलकम यू ऑल वंस अगेन। हम 18 चैप्टर को देख रहे थे। इस वक्त तकरीबन रात के 3 बज रहे हैं, तो क्योंकि वक्त की किल्लत होने की वजह से इसी वक्त मुझे टाइम मिल रहा, तो इसी वक्त को शूटिंग करना पड़ रहा। तो हम चैप्टर नंबर 18 तेलंगाना की तहरीक, तेलंगाना मूवमेंट एंड स्टेट फॉर्मेशन की हम एकेडमी की जो बुक थी लैंड टू लैंड, उसका उर्दू ट्रांसलेशन हम देख रहे थे। और उसमें जो भी आसान तरीके से जिस अंदाज में भी हो सकता था हम उसको ट्रांसलेट करने की उर्दू में कोशिश कर रहे हैं। तो आज पार्ट 3, चैप्टर नंबर 18। ओके, तेलंगाना स्टेट, तेलंगाना मूवमेंट एंड स्टेट फॉर्मेशन। तो देख लेते हैं इसको। और काफी आज का जो सेशन है वो काफी इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए कि इसके अंदर काफी राइटर्स और पोएट्स और सिंगर्स के जो किताबों के ऊपर कंपल्सरी सवालात आते, और वो आज का सेशन पूरा इसी पर मुश्तमिल है। और इसी को बेस करके क्या है, सो आज का सेशन बनाएंगे, क्योंकि आज पूरा वही डाटा है। तो काफी इंटरेस्टिंग भी है वैसे, तो इसको देख लेते हैं। तो आपको हेडिंग वैसे नजर आ रही होगी। द रोल ऑफ पोएट्स, यानी जो शायर जो लोग थे, शायरान जिसको उर्दू में कहा जाता है, जो शायरी लिखते हैं, जो पोएट्स है, राइटर्स जिसको मुसन्निफ हजरात आप कहिए, या सिंगर्स जो गाना गाने वाले, और उसी तरीके से आर्टिस्ट यानी फनकार, इनका क्या है, सो तेलंगाना की जो तहरीक थी, एजुटेशन था, उसमें इनकी क्या रोल था, इनका रोल क्या था, वो देख रहे थे। ओके, तो इनका क्या रोल था। तो मैं भी जब इन चीज़ों को पढ़ा तो मुझे भी काफ़ी दिलचस्पी आई इन चीज़ों के अंदर, और काफ़ी इंटरेस्ट आया मुझे भी। और मुझे भी उम्मीद है कि आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरा तो एक एक तरफ अगर देखें तो सारे आलमी सतह पर, यानी पूरे वर्ल्ड का अगर हम एक बार जायजा लें, एक बार एग्जामिन करें, तो किसी भी आज़ादी की जद्दोजहद के अंदर कल्चर यानी तहजीब, सखावत, लिटरेचर यानी अदब बहुत बड़ा रोल अदा करता। ओके, और यहाँ पे देखिए अब वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लेड। ओके, काफी इंपॉर्टेंट रोल यानी अहम रोल अदा करता। और तेलंगाना का जो कल्चर था, और तेलंगाना की जो सखावत थी, तेलंगाना का जो अदब था, वो भी क्या है, सो दूसरा मरहला तेलंगाना की तहरीक, यानी वो भी आज़ादी का ही एक मरहला था, क्योंकि हम आंध्रा से आज़ादी चाह रहे थे। तो दूसरा मरहले के अंदर तेलंगाना की जो सखावत थी, कल्चर था, अदब था, तहजीब थी, इन सब चीजों ने भी क्या है, सो अहम रोल अदा किया था। ये फर्स्ट लाइन थी। और हमारी जो सेशंस की खास बात यह है कि हम एकेडमी के बुक को लाइन टू लाइन हमने टाइप करके उसको बोल्ड करके स्लाइड्स बनाए। तो आपको काफी खुली अंदाज में क्या है, सो एक अच्छे नुमाया अंदाज में वर्ड्स दिखते हैं। अगर आप कभी, हो सकता है कि कोई इंग्लिश मीडियम के जो लोग हैं, जो प्योर उर्दू के लफ्ज के सखावत का लफ्ज इस्तेमाल करो, कल्चर को बोलते हैं, तो अगर वो समझ भी नहीं आया तो वो पॉज करके दे कैन रीड दी लाइन। ओके, वो लाइन को भी पढ़ सकते हैं बहरहाल। तो तेलंगाना की कल्चर, और तेलंगाना का कल्चर यानी सखावत, लिटरेचर यानी अदब, और काफी अहम यानी एक सपोर्ट की तरह, यानी काफी अच्छा सपोर्ट किया। और क्या बोलते हैं, तेलंगाना की तहरीक में एक मुनफरिद अंदाज में क्या है, सो इसको पहचाना जाता और पहचान बनाए रखी इसने। तो तेलंगाना का जो सखावत और तेलंगाना का लिटरेचर है, वो यहाँ पे फिर वही लाइन प्लेड सिग्निफिकेंट पार्ट, यानी अहम रोल अदा किया। फिर से वही अल्फाज थोड़ा सा चेंज करके उसको फिर से यहाँ पे दोहराया गया है बहरहाल। तो जब आंध्रा के जो लोग थे, जो यानी आंध्रा के जो लीडर्स थे, जब तेलंगाना पे यानी मुत्तहिदा मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में जब वो लोग रूल कर रहे थे, तो तेलंगाना के लोगों की हालत ये थी कि वो एहसास से कमतरी का शिकार होते थे, और उनका मजाक उड़ाया जाता। ओके, किसको लेकर इनका मजाक उड़ाया जाता था? इनकी जबान को लेकर, इनके ड्रेस को लेकर, इनके मैनर्स यानी इनके अदब एहतराम जो भी आप कहेंगे उसको लेकर, कल्चर यानी सखावत को लेकर, इनको क्या है, सो डिसरेस्पेक्टफुल, डिसरेस्पेक्टफुल का मतलब इनकी उतनी कदर नहीं की जाती। और इनको गैर गैर मुहज्जिब यानी अनसिविलाइज्ड माना जाता था। तेलंगाना के लोगों को आंध्रा के जो रूलर्स थे गैर मुहज्जिब मानते थे। और विलन की लैंग्वेज, तेलंगाना की जो बोली थी यानी लैंग्वेज थी, खासतौर से तेलुगु लैंग्वेज, इसको विलन की लैंग्वेज के तौर पर आंध्रा के लीडर्स माना करते थे। तो अब एक तरफ जितने भी शायर थे या फनकार थे, राइटर्स थे, अब इनको एक तो ये साबित करना था कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सखावत है, हमारा जो तहजीब है, हमारा जो अदब है, वो तो मुनफरिद है। और अब हमारा जो लैंग्वेज है, वो भी क्या है, सो एक अलग है, एक अलग पहचान है उसकी। और ये साबित करना था इनको। और उसी तरीके से हमारे जो मैनर्स हैं,
ओके, क्योंकि तवील अरसे से एंशियंट हिस्ट्री से क्या है सो तेलंगाना की लैंग्वेज पाई जाती है, तो काफी लंबा अरसा और काफी उसके बहुत स्वीट मेमोरीज है, काफी अच्छे मेमोरीज है, याददाश्त जिसको कहते हैं, याददाश्त है। ओके, तो इन एक तरफ तो इन सब चीजों को क्या है सो साबित करना था कि तेलंगाना का जो कल्चर है वो एक मुनफरिद है, एक तो ये जिम्मेदारी थी। दूसरा, आंध्रा के जो लीडर जिस अंदाज में वो हुकूमत कर रहे थे, जिंदगी में काफी परेशानियां इनका इनको सामना करना पड़ता था, और काफी गुस्सा भी इनको गुस्से का भी क्या है सो उनके लीडर्स, अब जाहिर बात है कि पोएट अंदाज जब अपने अंदाज में जब वो इनकी जो हुक्मरानी के ऊपर जब भी लिखेंगे तो जाहिर बात है हुक्मरानों को गुस्सा आएगा, तो इन चीजों का सामना करते हुए एक जिम्मेदारी इनके ऊपर ये थी कि अब तेलंगाना के अदब को कैसे बचाए रखना, क्योंकि उस पर काफी उसमें मिलावट हो चुकी थी, हमला बोल दिए थे, और हमला का मतलब उसके अंदर काफी लैंग्वेज सिनेमास के अंदर भी काफी बेइज्जती अंदाज में, हंसी मजाक के अंदाज में लैंग्वेज को कैसे ये किया जाता था बहरहाल। तो इन हालात में जो तेलंगाना के जो पोएट्स थे, राइटर्स थे, यानी मुसन्निफ हजरात, शायरान, उसी तरीके से सिंगर्स, आर्टिस्ट यानी फनकार, इन्होंने क्या है सो अलहदा इन्हें जो समाजी जो जिंदगी है उसके अंदर क्या है सो मुख्तलिफ सखावती शक्लें जो हो सकती उन अंदाज को क्या है सो फिर से एक बार क्या क्या बोलते हैं उसको रिवाइटल किया, फिर से एक बार उसको नुमाया किया। बहरहाल इम्पोर्टेंट हमारे लिए ओवरऑल अब तक हम जो पढ़ के आए उसमें यही है कि उस वक्त तेलंगाना का जो क्या बोलते हैं सिविलाइजेशन था, उसको गैर मुहज्जिब माना जाता था, गैर मुहज्जिब माना जाता था, और सिनेमास के अंदर तेलंगाना की लैंग्वेज को विलन विलन की लैंग्वेज हंसी मजाक के अंदाज में क्या है सो हंसी मजाक उड़ाया जाता था, मजाक उड़ाना। और तेलंगाना के जो लोग थे वो एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको इंफीरियर, यानी एहसास से कमतरी का शिकार हो गए। बराबर ये हालात की चलते हैं। अब आगे क्या हुआ देखते हैं। तो तेलंगाना की तहरीक में ये जो पोएट्स थे, राइटर्स थे, फिर वही लाइन लिखी गई, अहम रोल इन्होंने अदा किया। और जो तहरीक थी उसको उसमें हिस्सा लेते हुए, तहरीक के अंदर हिस्सा लेते हुए, और तहरीक के अंदर कह सो अपनी पोइट्री के जरिए यानी अपनी कविताओं के जरिए, अपनी लिखावट के जरिए इन्होंने आग के शोले भड़काए। वही लफ्ज अंबर, EMBERS, यानी मतलब शोले भड़काना। ओके, तो इस तरीके से वो यानी मतलब क्या, आप अगर लफ्ज एक ऐसी चीज होती आपके जहनों पे कैसे वो बहुत बड़ा गहरा असर छोड़ जाता। ओके, ये शायरों का काम वही रहता, जो लफ्ज को जो इस्तेमाल करते तो जिस इस अंदाज में उन्होंने लिखा कि एक तरफ तहरीक चल रही, फिर उनके जो शायरी अंदाज में जो लफ्ज नुमाया होके आए, तो एक तरीके से आग भड़काने का काम ये शायरी क्या करती थी। फिर ये खुद भी एजुटेशन में हिस्सा ले रहे और तहरीक में हिस्सा ले रहे, तो शायरी हजरात, फनकार हजरात, रास्तारों को या मुख्तलिफ शक्लें जो भी हंगर स्ट्राइक जो भी होती थी वो सब। तो बहरहाल इन्होंने जो तेलंगाना के लोगों की जो ख्वाब था, जो तमन्नाएं थी, उसको हकीकत में तब्दील करने के लिए, और खास तौर से जो जज्बात है उसको क्या सो फैलाने के अंदर अपनी पोएट्री के जरिए यानी अपने शायरों के जरिए, अपनी स्टोरीज, नॉवेल्स, एसेस, लिखावट के जरिए, ओके, के लिखावट के जरिए यानी मुख्तलिफ शक्लों में कैसे इन्होंने तेलंगाना की तहरीक के जज्बात को कैसे भड़काया, फैलाया। और ये दुश्मनों के अंदर गोली की तरह काम करती थी, यानी जाहिर बात है आप गोली मारे तो आदमी के कलेजे पे लगेंगे या दिल पे लगेगा, जो भी होगा अगर, लेकिन लफ्जों की गोली जब लगती तो बहुत खतरनाक होती। तो इस तरीके से यानी एक लफ्जी शायरों के जो लफ्ज थे उस वक्त गोली की तरह काम करते। आगे जो गाने हैं मैं वो भी आगे कुछ सॉन्ग्स के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, कौन ये सॉन्ग किसने किसने लिखा। उसमें एक लफ्ज है मैं आपको सुना दूं यहाँ पे, क्योंकि बुलेट की तरह दुश्मनों के मैंने दुश्मन उस वक्त कौन थे, आपको मालूम है, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में। तो जो भी लिखेंगे आंध्रा के रूलर्स के ऊपर ही, आंध्रा के लोगों के ऊपर ही ये लोग लिखेंगे। तो बुलेट की तरह काम करे, जैसा मिसाल के तौर पे अभी हमारे पास जो मिशन भगीरथ था, या अभी जो नलों की काफी सहूलत, पीने के पानी की काफी सहूलत आई, उस वक्त एक गाना था, उसमें एक लफ्ज उन्होंने लिखा था। तो उसमें क्या तेलुगु का लफ्ज था, वो मैं आपको बताया, गोली की तरह किस तरह काम करता, देखो उसके उसको सुना मैं यहाँ पे। ये गली गली बेल्ट शॉप लगा दिया मैंने, हर जगह बेल्ट के शॉप यानी शराब की दुकानें लगा दी। नल में पानी कहाँ है वो तो नहीं है, हो रहे उसको तेलुगु के अल्फाज में शायरी अंदाज में उन्होंने बोले, गली गली बेल्ट షాప్ పెడితే వీరి नल्లలో नीलंटे लेवंटी, मतलब हर गली में शराब की दुकानें लगा दी, नल में पानी कहाँ है वो तो नहीं है, वो तो केनाल्स में पानी कहाँ है वो तो नहीं है। तो इस तरह के मतलब उसके तरीके से जैसा हर हर जो तहरीक जो शुरू हुई थी खासतौर से उस्मानिया यूनिवर्सिटी से शुरू हुई थी, तो एक गाना लिखा गया था
उस्मानिया कैंपस लो उदयिंचे न किरणमा, मतलब उस्मानिया कैंपस के अंदर निकली हुई सूरज की, नुमाया हुई सूरज की किरणें, यानी तहरीक को लेकर वो कहा गया था। तो इस तरह के अल्फाज जो जहनों पे काफी बड़ा असर कर रहे थे, तो बहरहाल तो ये बुलेट्स की तरह इनका अल्फाज काम किया करते थे। तेलंगाना की तहरीक के जज्बात को क्या बोलते हैं लोगों के अंदर फैलाने में भी क्या सही है, शायरों की जो नॉवेल्स स्टोरीज गाने काफी बुलेट की तरह ही असर किया करते थे। बहरहाल सखावती जो शक्लें हैं वो काफी है तेलंगाना की। बहरहाल दूसरे मरहले के जो दो खासतौर से 2009 के बाद जो दूसरा मरहले की जो तहरीक चली, उसमें पोएट्री सॉन्ग्स काफी गहरा असर छोड़े, इमेंस इम्पैक्ट, गहरा असर छोड़ा तेलंगाना की समाज के ऊपर, काफी गहरा असर छोड़ा था। तो तेलंगाना का जो अदब है, खास तौर से जो मंजीरा राइटर्स एसोसिएशन और तेलंगाना रचयितला वेदिका, ये सब एसोसिएशन कब फॉर्म हुए, इसके पहले सदर कौन थे, ये इंपॉर्टेंट बिट्स है, हम ऑलरेडी देख के आ चुके हैं। तो उसी तरीके से तेलंगाना राइटर्स फोरम, इन सब लोगों ने तेलंगाना के अदब को तो फिर से एक बार लिखा था। और उसी तरीके से जो आम जो फेमस जो शायर लोग हैं, जैसे खास तौर से पोएट्स राइटर्स, और खास तौर से बहुजन यानी तब पसमानदा तबकात के जो राइटर्स है, दलित माइनॉरिटीज के मुसलमान जो राइटर्स है, मुसन्निफ हजरात है, शायर शायर हजरात जो है, इन लोगों ने भी क्या है सो कई फेमस पोएट्स और पोएट्रीज को, सॉन्ग्स को इन्होंने भी लिखा था। तो काफी गहरा तासुर तेलंगाना की तहरीक में क्या है सो इन लोगों का रहा, तो देख लेते हैं वो क्या है। तो सिंगड़ी तेलंगाना राइटर्स एसोसिएशन, जिसको रचयितला संगम भी कहा जाता, ये और इनके ये सिंगड़ी तेलंगाना राइटर्स एसोसिएशन, रचयितला संगम भी इसको कहा जाता, इन्होंने एक किताब को शाये किया था, जो काफी शायर पोएट्री का कलेक्शन था, यानी मुख्तलिफ जो पोएट्स जो थे उन्होंने जो शायरी लिखी थी, उन सबको कैसे किताब की शक्ल में इन्होंने जमा किया था। और खास तौर से वो किताब क्या थी बोले तो, एक किताब इन्होंने ये भी शाये की थी, वो किताब का नाम था वीरुगुडु, जो 13 अप्रैल 2011 को कैसे उन्होंने रिलीज की थी, उसको क्या बोलते हैं, रिलीज किया था। तो ये क्या था एक्चुअली बोले तो, जो मिलीनियम मार्च हुआ था 10 मार्च 2011 को, तो मिलीनियम मार्च में तेलंगाना में जो मुजस्सिमे थे 32 थे उस वक्त, ओके, तो उसमें से 16 तोड़ दिए गए थे। तो वो पूरे आंध्रा के से ताल्लुक रखने वाले जो लीडर्स, यानी जो राइटर्स जो भी थे या जो भी फेमस लोग थे, उनसे ताल्लुक पूरे क्या है सो मुजस्सिमों को तोड़ दिया गया था। तो किताब का नाम है वीरगुडु, वीरगुडु मतलब तोड़ा जाना, ओके। तो काफी अहम किताब है, तेलंगाना रचयितला संगम ने मुजस्सिमा मिलीनियम मार्च में मुजस्सिमों को तोड़े जाने पर कौन सी किताब को शाये की थी, कौन सी शायरों की जो मतलब कलेक्शन ऑफ पोएट्रीज, ओके, वीरगुडु के नाम से एक बुक को इन्होंने रिलीज किया था। हालांकि एकेडमी की बुक में ये लफ्ज नहीं है, लेकिन मैं उसको, क्योंकि मैं फिर से उसको सेंटेंस को लिखा तो इसमें ऐड कर दिया इस चीज, आप कंपेयर कर लीजिए, ये सेंटेंस एकेडमी बुक में नहीं रहता हूँ, ओके मेरा आगे जाके और दूसरी जगह उसको फिर वो लाइन लिखी गई, तो मैं उन्वान यहाँ पे चल रहा, तो मैं वो यहाँ पे उसको अटैच कर दिया बराबर। तो ये क्या था देखिए, दिस दिस रिलीज इन कनेक्शन विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टैच्यूज, ये जो मिलीनियम मार्च कब हुआ था, 10 मार्च 2011 को मिलीनियम मार्च हुआ था, ओके। तो 10 मार्च 2011 को मिलीनियम मार्च जिस दिन हुआ था, उसी दिन क्या था, तेलंगाना टैंक बंड पे जो स्टैचूज थे, मुजस्सिमे थे, उसको तोड़ा गया था, आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले मुजस्सिमों को तोड़ा गया था। तो उसके उसके उन्वान पे जो किताब लिखी गई थी, यानी जो शायरी की जो किताब रिलीज की थी 13 अप्रैल 2011 को, वो वीरगुरु, ओके। तो तेलंगाना रचयितला संगम या सिंगड़ी तेलंगाना राइटर्स एसोसिएशन, ओके, इन्होंने ये काम किया था बहरहाल। सुनकरा रमेश, इन्होंने भी एक किताब को शाये किया था, दिमासा, हालांकि वो नाम नहीं दिया गया एकेडमी में, लेकिन मैं सर्च करके लिखा उसको, मैं अपने रिसर्च से मुख्तलिफ अंदाज से जो किताबों से उसको सर्च, दिमासा नाम की किताब थी, ओके। तो ये किताब क्या थी, 2006 से लेके 2010 तक तेलंगाना के ऊपर जितनी भी शायरियां लिखी गई, उन सब शायरियों को, गानों को, एसेस को उन्होंने एक ही किताब के अंदर कैसे शाये किया। बहरहाल वेरी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट बिट पूछा जा सकता, वीरगुडु पूछा जा सकता, दिमासा किसने लिखा पूछा जा सकता, सुंकरा रमेश ने लिखा। अब क्योंकि 21 जून 2011 को प्रोफेसर जयशंकर की वफात हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी, उनका जन्मदिन था 6 अगस्त 1934 में इनकी पैदाइश थी, तो 2011 में इनकी वफात हुई। तो इनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए इनके ऊपर भी कुछ शायराना अंदाज में किताब लिखी गई थी। उस किताब को क्या नाम से लिखा गया था,
जया शिखरम, जया शिखरम के नाम से कैसे वो किताब को लिखा गया था। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, रेड में रेड मिल जा रहा तो मैं ब्लैक ले लेता हूँ। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं। ओके, जया शिखरम वेरी इंपॉर्टेंट बिट है। किसने शायद किया था उसको? मुरली कृष्णा ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिट, आज का सेशन कंपलसरी 1-2 मार्क क्वेश्चन पक्का पक्का पकड़ के चलिए आप, ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट। ओके, उसके बाद एक और किताब थी जिसका नाम था, यानी शायरों की कलेक्शन ऑफ पोएट्रीज इसको कहा जाता है, यानी ये पूरे शेर शायरियां उसके अंदर तेलंगाना से ताल्लुक, ये एक किताब यानी शायरियों की जो किताब थी उसका नाम था मत्तड़ी। ये मत्तड़ी नाम की किताब किसने लिखी थी? अंबटी सुरेंद्र राजू और डॉक्टर सुंकी रेड्डी नारायण रेड्डी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। अंबड़ी, अंबटी सुरेंद्र राजू और डॉक्टर सुंकी रेड्डी नारायण रेड्डी ने क्या है सो मुत्तड़ी नाम की एक कलेक्शन ऑफ पोएट्रीज, नज्मों का मजमुआ आप कह सकते हैं इसको, तेलंगाना के ऊपर, राइट। उसी तरीके से पोक्कली, ये भी एक नज्मों का मजमुआ था। गौरी शंकर ने क्या है सो इसको नज्मों का मजमुआ, वो किताब को मैंने पूरी नज्मों को एक किताब की शक्ल दी थी 2002 में। तो किस नाम से गौरी शंकर ने कलेक्शन ऑफ पोएट्रीज नज्मों का मजमुआ, उनकी जो किताब थी वो थी पोक्कली और पोक्किली। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको, हर लाइन इंपॉर्टेंट है तेलुगु एकेडमी की बुक की। ओके, उसी तरह से 1969 से लेके 1973 के दौरान जो भी किताब में जो भी नज्मों का जो मुजस्सिमा था उसके ऊपर भी एक किताब को इन्होंने शाया किया था। किताब का नाम नहीं दिया गया लेकिन राइटर्स का नाम यहाँ पे दिया गया। ओके, संगीत शेट्टी श्रीनिवास और डॉक्टर सुंकी रेड्डी नारायण रेड्डी। ओके, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट। उसी तरीके से जूलूरी गौरी शंकर, इन्होंने भी एक किताब, एक नज्मों का मजमुआ किताब बनाई थी अपने एतबार से, उसका नाम था मुंदला गर्रा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, मुंदला गर्रा। ओके, तो गौरी शंकर, अभी क्योंकि तेलुगु अल्फाज है तो ऐसे रहते हैं, आपको ऐसे ही भट्टी मारना है या जो भी याद करना है जो भी समझ। उसी एतबार से, हालांकि एकेडमी की बुक में साल नहीं दिया गया लेकिन मैं साल के साथ उसमें ऐड कर दिया 2007 में। ओके, नादी पुट्टावड़ी के नाम से 2007 में डॉक्टर नंदिनी सिद्धा रेड्डी ने एक नज्मों का मजमुआ जमा किया था किताब। उसी तरीके से इक्कड़े इक्कड़ी चेटला गाली, मतलब तेलंगाना के जो झाड़ों की हवा, ओके, उसका मतलब हुआ था। वो भी 2014 में, ये भी नज्मों का मजमुआ था, सॉरी मजमुआ था ये भी नज्मों का, 2014 में। तो इक्कड़ी चेटला गाली और उसी की तरह से नादी पुट्टावाड़ी, तो क्या पुट्टूवाड़ी, यहाँ पे लफ्ज है आप देख सकते हैं। तो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि इट शुड बी विजुअलाइज्ड वेरी इजीली। ओके, तो थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लेते हैं ताकि ये क्लियरली से दिखे, राइट। ओके, ये हाईलाइट कर देते हैं उसको बेटर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो तो ये नादी पुट्टूवाड़ी, उसी तरीके से 2007 में किसने ये नज्मों का मजमुआ किसने जमा किया था? डॉक्टर नंदिनी सिद्धा रेड्डी ने। उसी तरीके से इक्कड़ा चेटला गाली, ये भी एक नज्मों का मजमुआ था 2014 में, ये भी डॉक्टर नंदी रेड्डी सिद्धा रेड्डी ने नज्मों का मजमुआ। ये किताबों का नाम है तो आपको नामों को इसी तरीके से याद रखना है, इक्कड़ी चेटला गाली ऐसे ही याद रखना है 2014। उसी तरीके से जूकंटी जगन्नाथम, ओके यू कैन सी हियर, आप यहाँ देख सकते हैं जूकंटी जगन्नाथम। ओके, इन्होंने जो नज्मों का जो मजमुआ था, वो किताब जो इन्होंने बनाई थी वो था चेतुनु दाटू कुंदाम। ओके, या चेतुनु दाटू कुंदाम, दाटू कुंदाम मतलब पहला क्या बोलते हैं, फांग के आना। ओके, तो दाटू कुंदाम यानी पार करके आना, ऐसा कुछ मीनिंग आता। तो बहरहाल वो तेलुगु अल्फाज है तो आपको इसी तरीके से याद रखना है। उसी तरह से एक और नज्मों का मजमुआ, उसके वो जो था अन्नावरम देवेंद्र। ओके, इनकी जो किताब थी जो काफी तेलंगाना के ताल्लुक से जो नज्में थी उसका जो मजमुआ इन्होंने जमा किया था, किताबी शक्ल दी थी, तो उसका नाम था, ओके, पोद्दू कोडागु, ऐसे ही याद रखना है, इनके तेलुगु अल्फाज है, इनके वो तेलुगु में थे तो यहाँ पे इंग्लिश में उसको लिखा गया, तो ऐसे ही आपको याद रखना है। ओके, आपको सवाल पूछा जा सकता, अन्नावरम देवेंद्र ने जो नज्मों का जो मजमुआ जमा किया था उसका नाम क्या था, कैसा भी पूछा, एनीथिंग में भी आज, तो आपको क्या याद रखना है? खुद्दू कोदावू। ओके, उसी तरीके से कोकिला वाली, पुला किंतला और पुला किंता,
पुलकिंता, पोकिला वाली पुलकिंता, ये भी एक नज्मों का मजमुआ था। उसी तरह से स्काई बाबा ये नाम है, इन्होंने भी एक नज्मों का जो मजमुआ, एक किताबी शक्ल दी थी, उसका नाम था जकमा अवाब। अब वो एक्चुअली वो उर्दू का लफ्ज को क्या है तो फिर तेलुगु में ट्रांसलेट करके लिखे, तो मैं समझता हूँ ये कुछ उर्दू लफ्ज है। बहरहाल जकमा, तो जकमा अवाब मेरे ख्याल से वो जख्म आवाज ऐसा कुछ होना चाहिए। बहरहाल अब क्योंकि जो है हम वही उसी को पढ़ेंगे, तो जकमा अवाब ऐसे ही याद रखना है। और जैसे नीचे आप देख सकते हैं लड़ाई, ये भी उर्दू अल्फाज है। तो लड़ाई नाम की जो ये भी एक नज्मों का मजमुआ ही था। ये किसने किया था? डॉक्टर पंसुमुरी रविंदर। एक्चुअली इसमें एक फायदा क्या है बताओ, मैं जो, अगर आप ये देखिए पूरा यहाँ पे गिचबिच है, पूरा एक तरह से मिले हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, कैन सी इट हियर पूरे। तो मैं उसको एक लाइन में उसको सेट करा, ओके, एक लाइन में उसको सेट करा। ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, पंसूरी रविंदर, ये इमेज है अकेडमी के बुक की। तो ये यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग बहुत रहता, तो मैं उसको पूरा अलग अलग तरीके से उसको बनाया। राइट, ओके, तो ये फायदा है मेरे लेक्चर सुनने का आपके लिए। और जहाँ पे कुछ एक उन्वान आ गया, वहाँ पे डेट नहीं दी गई, तो मैं डेट को भी ऐड कर दिया। तो लेक्चर हमेशा लेक्चर ही रहता है मेरा। आप मुनफरिद अंदाज में अगर आप अपने सिंगल अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो किताब लेके पढ़ना, पढ़ाई एक अलग चीज़ है, लेक्चर सुनने के बाद पढ़ना फिर एक और अलग असर रहता है बहरहाल उसका। उसी तरीके से एक और नज्मों का मजमुआ, ओके, ताइलाडा अंजया, टी अंजया ने लिखा था। यहाँ पे देख सकते हैं आप, टी अंजया ने, उनकी किताब का नाम क्या था? इर्रा मत्ती बंडी, और इर्रा मट्टी बंडी, लाल मट्टी की गाड़ी। ओके, इस तरीके। उसी तरह बिल्ला महेंद्र ने पिडिकिली, ओके, नाम के एक नज्मों का मजमुआ। ओके, मैं सिर्फ अब यहाँ पे किताब का नाम और राइटर का नेम दो ही पढ़ूंगा, अब आगे फिर नज्मों का मजमुआ फिर से नहीं दबाऊंगा। ओके, क्योंकि आप समझ गए। तो उसी तरीके से मुल्की, जहां जहां भी, ओके, मुल्की, यल्लैया वेमुला यल्लैया ने उसी तरीके से किताब का जो नाम था, इसमें पोयम्स थे, शायरी थी, एल्लाइंदी। ओके, तो डॉक्टर उदारी नारायणा। ओके, उसी तरीके से नागादु, ये चिंतला प्रवीण ने लिखा था। जंग, ये किसने? धनक का उदया बानु ने लिखी थी। ये तो ये किताबें, इस तरफ किताबें और इस तरफ राइटर का नेम, तो मैं देख लिया आप उसको मेरा। उसी तरह से जागो जगाओ, ये स्काई बाबा ने लिखी थी, ये भी नज्मों का मजमुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट बिट, क्विट तेलंगाना, ये भी नज्मों का मजमुआ था। ओके, ये खासतौर से तेलंगाना की तहरीक को लेकर था, स्काई बाबा ने लिखा था। उसी तरीके से उर्दू में, ओके, राजमिया, ये उर्दू में थी। तेलंगाना के मुस्लिम्स के जो क्या बोलते हैं, जो इश्यूज थे, उसके ऊपर क्या है, स्काई बाबा ने राजमिया नाम की एक नज्मों का मजमुआ इन्होंने लिखा था। उसी तरह से कुतुब सर शहर, ये मेरे ख्याल से खूबसूरत शहर ऐसा कुछ होना चाहिए। ओके, बहरहाल हम जो यहाँ पे जो है हम उसी को इसी अंदाज में उसको याद रखना है। कुतुब सर शहर या शहर जो भी है। ओके, तो इसके जो राइटर थे मुनुम, ये भी शायद कुछ मुनुम जो भी है, इसी तरीके से याद रखना है। वी कैन नॉट डू एनीथिंग, हम कुछ कर भी नहीं सकते। ओके, तो ये किताबें और राइटर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्विट तेलंगाना के ऊपर बिठाया था इससे पहले, तो क्विट तेलंगाना किसने लिखी थी? स्काई बाबा ने लिखी थी। वेरी जागो जगाओ, और आपको किसी भी बुक का नाम देके राइटर पूछ सकता है, राइटर का नाम देख के बुक पूछ सकता। तो वेरी इंपॉर्टेंट बिट है, एवरीथिंग, एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट। 2014-12 से लेके, सॉरी, 2012 से लेके काफी शायरों ने, ओके, जैसे मिसाल के तौर पे वेमुगंटी मुरली, उसी तरह मुरली कृष्णा, वेमुगंटी मुरली कृष्णा, ओके, कंचापली, उसी तरीके से वज्जला शिवशंकर, उसी तरीके से अंदेश्री, ओके, दासर राजू, रामाराव, इन सब लोगों ने भी क्या है सो अपना एक काफी अपने शायरियों, तेलंगाना पे शायरियां इन्होंने लिखी थी। अब कुछ और शायरियां देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। अन्नावरम देवेंद्र ने, ओके, वल्लू बंदा नाम की एक शायरों की शायरी की किताब लिखी थी। उसी तरीके से मशाल, ये किसने लिखी थी? वाना पटला सुब्बैया ने लिखी थी। मशाल वेरी इंपॉर्टेंट है। जिगर वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर लावण्या और अनी शेट्टी रजिता ने लिखा था। जिगर वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी शायरी थी। और उसी तरह से डॉक्टर कोटेश्वर राव ने जो लिखी थी कावाड़ी कुंडालू, कुंडालू मतलब घड़ा, कावाड़ी मतलब अब वो बहरहाल, तो ऐसे ही लफ्ज है, तो इसको लफ्ज के साथ ही उसको पढ़ना है। उसी तरीके से अब ये जितनी भी किताबें और जितने भी जो पोएट्स के जो हम नाम देख के आए, उन्होंने तो अपना उन्होंने जो किया था उसी के उसके अलावा भी, ओके, कुछ और यादी मनदी, ये भी एक किताब का नाम है।
ओके, उसी तरीके से दाली, ये भी एक किताब का नाम है। उसी तरीके ना तेलंगाना पड़ाऊ, ये भी एक किताब का नाम है। तेलंगाना उरुमुलु मेरिपुलु, ये भी एक किताब का नाम है। उसी तरीके से पुद्दाइंदी, ये भी एक किताब का नाम है। माँ मत्तड़ी, ये भी एक माँ मत्तड़ी कोसम, ये भी एक किताब का नाम है। घायल घायल है मतलब जख्मों पे जख्म, ये भी एक किताब का नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे जो जहनी जो बहरान पैदा करने वाले, इनकलाब पैदा करने जो अल्फाज रहते हैं, तो उन किताबों को जरा, यहाँ पे राइटर्स का नाम नहीं था, सिर्फ किताबों का नाम था। तो अब मैं भी सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे राइटर्स यहाँ पे मिले नहीं। बहरहाल जो जैसे है वो वैसे ही पढ़ना पड़ता है उसको। ओके, समैक्य शापम, शापम मतलब अजाब, और समैक्य यानी जो यूनाइटेड, जो आंध्र प्रदेश में अजाब, इस तरीके की तहरीकी अल्फाजों के साथ क्या है। बस ये भी कैसे कुछ पब्लिश किए गए थे, ये भी तेलंगाना के ऊपर कुछ शायरियों की किताबें, ये जो पढ़ के हम, ये भी पब्लिश किए गए थे। कुछ जो पब्लिश नहीं किए जा सके, याद देखिए, कुछ किताबों को जब पब्लिश नहीं किया जा सका, कि मुख्तलिफ मुनफरिद किताब की शक्ल में, सेपरेटली अगर अलहदा अंदाज में किताब की शक्ल में अगर उसको पब्लिश नहीं किया गया, तो फिर इसको तेलुगु मैगजीन्स के अंदर अंदर क्या है, उसको शाये कर दिया गया। तो खास तौर से ये काम करने वाले कौन कौन थे? नालेश्वरम शंकरम, इन्होंने कैसे वो काम किया था। उसी तरीके से वज्जला शिव शंकर, इन्होंने भी ये काम किया था। ओके, सिद्धेंकी यादागिरी, इनकी एक किताब का नाम था मातोवा। उसी तरीके से पुन्नाला बालाया, इनकी एक किताब का नाम था दंदेड़ा। ओके, उसी तरीके से डॉक्टर नीलिमा नीलिमेला भास्कर, उसी तरीके से आदेपु लक्ष्मण, उसी तरीके से जिंदम अशोक। तो इन लोगों ने भी कैसे कुछ किताबों को जब पब्लिश नहीं कर सके अलग तरीके से, तो तेलुगु मैगजीन्स में फिर उसको पब्लिश करना इन्होंने शुरू किया था। उसी तरीके से मद्दिकुंटा लक्ष्मण और दिगर हजरात ने मिलकर, मैनी अदर्स यहाँ पे लिखा गया, और मैंने मिलकर के ऐसा तेलंगाना की जो तहरीक थी उसमें काफी सरगर्मियां इन्होंने पैदा कर, काफी गर्मी पैदा इन्होंने की, मतलब काफी शोले भड़काए थे लफ्जों के जरिए से तेलंगाना की तहरीक को लेकर, और लोगों के अंदर बेदारी पैदा की थी। ओके, तो तहरीक को लेकर। ओके, तो ये अल्फाज। अब एसएस के बारे में देख लेते हैं कुछ एसएस। तो इसमें तेलंगाना के ऊपर कई एसेस भी लिखे गए थे। खास तौर से जो उसमें से जो अहम है, उसमें से एक एसे है जिसका नाम है संभाषणा। संभाषणा मतलब एक दूसरे से बातचीत। ये एक एसे लिखा था तेलंगाना के ऊपर, ये भी डॉक्टर के श्रीनिवास, वेरी इंपॉर्टेंट है। एसेस का नाम देके राइटर का नाम पूछा जा सकता है, या लिखने वाले का नाम देके एसे का नाम पूछा जा सकता है। गनुमा, ये भी एक एसे है, इसको सुंगी रेड्डी नारायण रेड्डी ने लिखा था। मुद्देरा, ये भी एक एसे है, उसको क्या है सो डॉक्टर मुदिगंटी सुजाता रेड्डी ने लिखा था। उसी प्राणाहिता, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अल्लम नारायण। अल्लम नारायण कौन थे? जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो सबसे पहली बार बनाई गई थी, उसके सदर थे 2001 में। आगे हम शायद उसको पढ़ के भी है, या शायद आगे पढ़ेंगे। ओके, तो बहरहाल मेरी जो, मैंने जो किया किया यहाँ पे जो काम था, यहाँ पे देखिए एसएस जो इमेज एकेडमिक बुक का इमेज दे रहा हूँ आपको। ये सीरीज में पूरा गिच बिच करके रख दिया, तो मैं उसको अलग तरीके से एक सिंगल लाइन में उसको बना दिया, ताकि आपको आसानी से ये समझ में आ सके। उसी तरीके से अवतारम, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे डॉक्टर नंदिनी सिद्धा रेड्डी ने लिखा था। ये नंदिनी सिद्धा रेड्डी कौन है, हम इनकी कौन से एसोसिएशन के सदर थे, हम तफसीलात देख चुके। काफी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन, और उसके सदर जो थे, सदर के तौर पे जो पहले सदर, वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा याद रखते। उसी तरीके से स्टोरीज, स्टोरीज काफी, वैसे तो तेलंगाना के ऊपर स्टोरीज काफी कम थे, ज्यादातर तो सॉन्ग्स थे, पोएट्स थे, शायरी थी। एसेज भी कम थे, एसेज भी हालांकि काफी अहम किताबें शाये हुई थी मेरा। तो स्टोरीज की जहां तक बात की जाए, तेलंगाना चौक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसने पब्लिश किया था? कर्रा येल्ला रेड्डी और बीवीएन स्वामी ने क्या था, तेलंगाना चौक नाम की एक स्टोरी लिखी थी। उसी तरीके से डॉक्टर पी यशोदा रेड्डी ने माँ पंटुलू या माँ पंतुलू नाम की कैसे स्टोरी लिखी थी तेलंगाना के ऊपर। अशोक कुमार ने युधा नाधम नाम की एक स्टोरी लिखी थी। उसी तरीके से रेपू मापू, ये एक डाइवोर्स स्टोरी है तेलंगाना के ऊपर, डाइवोर्स यानी तलाक देने। तो इसका तेलंगाना जब मिला था, तो ये कहा जाता कि एक कमसिन, वो जो भी एक लंगड़े से शादी कर दी गई, वो जो भी बहरा था। तो रेपू मापू एक डाइवोर्स स्टोरी। ओके, ये अशोक कुमार ने बहरा। युधा नादम, यहाँ पे देख सकते हैं आप, युधा नादम। ओके, ये युधा नादम, तो ये किसने लिखा था? अशोक कुमार ने। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा, तो इजीली आप देख सकते। उसी तरीके से कुत्ता रंगुलू आ, कला, कुत्ता रंगू अंदू अद्दुकुन्ना कला।
ओके, ये भी एक स्टोरी थी, ये किसने लिखा था? और इसी तरीके से एक और स्टोरी थी, नित्या गायला नाड़ी, मतलब हमेशा जख्मों पे जख्म, वही उसी वही अल्फाज आ रहे हैं। तो ये कोटा रंगूला आ, अद्दू कुन्ना कला, ये भी एक स्टोरी थी। उसी तरीके से नित्या गायालु नादी, ये भी एक स्टोरी थी। इसको किसने लिखा था? बेज्जरापू रविंदर ने लिखा था। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उसी तरीके से नालगू कोटला पिडिकिलु, ये नालगू कोटला पिडिकिलु ये किसने लिखा था? वेल्दा नंदी श्रीधर ने लिखा था। और वेरी इंपॉर्टेंट, तेलंगाना में ये स्टोरी किसने लिखा था? ओदेला वेंकटेश्वर ने लिखा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिट्स। ओके, जितने भी हम किताबें या राइटर्स पढ़ के आए, वीरगुरु, ये सब जितने भी किताबें, जितने भी राइटर्स पढ़ के, एवरी वर्ड डेफिनेट क्वेश्चन आता, कोई और रास्ता ही नहीं है। ऐसे ही उसको भट्टी मार के याद करना है, और कोई रास्ता ही नहीं। ओके, अब नॉवेल्स की बात कर लेते हैं। नॉवेल्स भी ज्यादा कुछ शाये नहीं किए गए थे। एक सलाम हैदराबाद नाम की एक नॉवेल थी, जिसको पारावास्तु लोकेश्वर ने लिखा था। वेरी इंपॉर्टेंट भी। उसी तरीके से माँ पोदालू, ये भी एक नॉवेल थी, इसको नवीन अंपसैया नवीन ने लिखा था। ओके, उसी में लो चूपू एक नॉवेल थी, जिसको बीएस रामुलु ने लिखा था। ओके, अब देख लेते हैं सॉन्ग्स, गाने। ये असल जो थे तेलंगाना की तहरीक में, जो शायरी जब वो गानों में तब्दील होंगी तो काफी गहरा असर छोड़ती थी। तो देख लेते हैं। तो असल होता क्या था, ये गांव गांव की सतह पर, यानी छोटे छोटे गांव से लेकर, ओके, और देहाती सतह पर क्या बोलते हैं, तहरीकी इनकलाबी अंदाज में एहसासात को क्या बोलते हैं फैलाने का जो असल जो काम किया था, वो तेलंगाना के गाने ही थे। और मैं भी जब गाने सुनता था तो काफी जहनी क्या बोलते हैं, एक इनकलाबी अंदाज में जहन पैदा हो जाता। ओके, तो तहरीकी अंदाज, जहन खुद ब खुद काम करना शुरू करता है। क्यों? तो उनके वो अल्फाज रहते हैं, वो बुलेट्स की तरह काम करते, गोलियों की तरह काम करते। तो बहरहाल ये जो सॉन्ग्स थे, गाने थे, काफी गहरा असर करते थे। खासतौर से जो आम लोग थे, कॉमन पीपल, यानी लीडर्स या जो बड़े बड़े लोग, इंग्लिश पढ़ के जो आम जनता रहती, उनके ऊपर काफी असर किया करते थे। अब वेरी इंपॉर्टेंट, एक सॉन्ग्स के ऊपर एक किताब को काफी सॉन्ग्स को लेकर कई सॉन्ग्स को एक ही किताब के अंदर जोड़ा गया था, मजमुआ बनाया गया था। वो किताब का नाम था ओक्का पाटेसी। ओके, पाटा मतलब गाने को बोलते। तो ये पब्लिश किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट, जयधीर तिरुमला राव ने किया था। जयधीर तिरुमला राव ने ओक्का पाटेसी। ओके, तो अच्छी तरीके से उसको याद कर लीजिए। हजारों के सॉन्ग्स के साथ तेलंगाना की जब तहरीक चली, तो सौों में कई गाने को कैसे लिखा गया था। और लोगों को ये भी गाने क्या किस तरीके से काम कर रहे थे, लोग खुद ब खुद वो गाने सुन के तहरीक के अंदर अपना क्या बोलते हैं, तहरीक की तरफ अपना रुख मोड़ रहे थे। हम अपने कामों में, अपनी लाइफ में बिजी है, लेकिन वो गाने जब सुनते थे, उसके जो अल्फाज रहते थे, तो खुद ब खुद लोग तहरीक की तरफ मुड़ना शुरू हो जाते। तो उसमें से कुछ गाने हैं। जो सबसे पहला जो एक गाने के बारे में हम देखेंगे, वो है गद्दर का लिखा हुआ गाना। यहाँ पे एक दो दो गानों का जिक्र किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि मैं एक अच्छा सिंगर भी हूँ, तो थोड़ा सा गा के सुनाने की भी कोशिश करूंगा। तो एक सबसे पहला गाना जो इन्होंने लिखा था, अम्मा तेलंगाना। तो ये गाना क्या था, मैं अल्फाज को हालांकि यहाँ तक ही रोक दिया उसको, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे गाना खत्म। ये नेक्स्ट पोडुस्तुन्ना पोतुमिदा, फिर ये दूसरा गाना। तो अम्मा तेलंगाना माँ, तो ये गाना जो लिखा था, गद्दर ने लिखा था, उसको मैं अल्फाज सुनाता हूँ आपके। अम्मा तेलंगाना, आकली के कलागानमा, यानी आकली के कला, वो तो भूख से निकली हुई चीख। तो ऐसे अल्फाज जब, यानी मतलब तेलंगाना की हालत ये है कि मेरी माँ तेलंगाना और भूख से निकली हुई चीख, ऐसे जब अल्फाज, यानी वो पूरा गाना अब तो मैं गा नहीं पाऊंगा। तो बहरहाल इस तरीके से वो गाना था। अम्मा, बहरहाल हमारे लिए जो क्वेश्चन एग्जाम के लिए जो सवाल पैदा हो सकता है, वो ये है कि अम्मा तेलंगाना माँ नाम का गाना, आकली के कला गाना में यहाँ पे नहीं है, तो उसको आप ऐड कर लीजिए। अम्मा तेलंगाना माँ, आकली के कला गाना माँ, ऐसा रहता हो। तो आकली के कला अगर कंटिन्यू में एक और सवाल पूछे, तो आप ऐड कर लीजिए, अम्मा तेलंगाना माँ, आकली के कला, यानी भूख से निकली हुई आवाज। जब भूख ज्यादा लगती है, तो आदमी को भूख की दर्द से जो आवाज निकलती, उस आवाज की बात कर रहे हैं। एक और गाना इन्होंने लिखा था, పొదుస్తున్న పొద్దు మీద నడుస్తున్న గానమా। ओके, मैं आपको गाना सुना देता हूँ उसको। పొదుస్తున్న పొద్దు మీద नडुस्तुन्न गानमा और तेलंगानमा। तो ये गाना था।
ये गाना भी गद्दार ने लिखा था। तो हमारे लिए जो सवाल है, क्वेश्चन जो पैदा हो सकता, పొదుస్తున్న పొద్దు మీద गाना किसने लिखा? गद्दार ने लिखा। अम्मा तेलंगाना में आकली के कल गाना में, ये गाना किसने लिखा? गद्दार ने लिखा। कोई भी गाना दिया जा सकता आपको, उसका राइटर पूछा जा सकता है, किसने गाया वो नहीं पूछेगा। और कौन, राइटर का नाम देके नीचे गाने ABCD, आपको 3-4 गाने देके इसमें से गद्दार के लिखे हुए कौन से, कुछ भी सवाल बन सकता है। बहरहाल एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट, मैं बार बार यही अल्फाज को दोहरा रहा हूँ। उसके बाद अब वेरी इंपॉर्टेंट गाना जो काफी, मैं भी क्या बोलते हैं, जहनी एतबार से आदमी के अंदर काफी इनकलाब पैदा करता हूँ। अयो नी वा नुव्वु अब्बो नी वा, ओके, ये गाना किसने लिखा था? गुड़ा अंजया ने लिखा था, या गुदा अंजया ने लिखा था, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं जो लफ्ज सुनाया था आपको, उसको गा के भी सुना देता हूँ। अयो नी वा नुव्वु अब्बो नी वा बोले तो, अय्या बोले तो बाबा को बोलते, अव्वा बोले तो अम्मा को बोलते, अम्मा का है बाबा का है तो बोले, किसके, जाहिर बात है तेलंगाना के लोग बोल रहे तो किसके बारे में बोलेंगे? तो मेरा गाना ये था वो, अयो नीवा नुव्वु अव्वो नीवा तेलंगानो नी गीतो नी पाड़ोड़ीवा, यानी तेलंगाना का जो गाना है तो गाया क्या। ऐसे उसमें जो एक लफ्ज था वो मुझे भी काफी, जब मैं सुनता था काफी मजे लेकर सुनता था, मतलब काफी तहरीकी, इनकलाबी जहन में वो एक तहरीकी अंदाज पैदा कर देता था। तो लफ्ज ये था कि अय्यो नीवा नुव्वु अव्वो नीवा तेलंगानो नी गीतो नी पाड़ोड़ीवा, उसमें एक लफ्ज आता, अभी मैं वैसे भी सुनाया आपको, गली गली बेल्ट షాపు పెడితే వీరి నల్లలో నీలంటే లేవంటిరి, मतलब गली गली शराब की दुकानें लगा दी है, नल में पानी का है तो नहीं है वो। ओरू गल्लू पेरू पेटी नवा चार मीनार नुव्वु कट्टी नवा, तो वरंगल का नाम तू रखा क्या, चार मीनार तू बनाया क्या, मतलब ये पूरे बड़ा तो तहरीकी, मतलब एक जहन में एक इनकलाबी अंदाज पैदा करे थे बहरहाल। तो हमारे लिए जो ख्याल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन था, मेरा एक अंदाज है, पढ़े तो मजे लेके पढ़ो, ओके बहरहाल। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, एक शायर ने कहा था मेरा। तो अयो नी वा नुव्वु अव्वो नी वा, ये गुड़ा अंजया या गुड़ा अंजया ने, ओके। अब वेरी इंपॉर्टेंट जो गाना जो लिखा था अंदेश्री ने, अंदेश्री काफी फेमस राइटर है, ओके। तो जय जय है तेलंगाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉन्ग, ओके। यहाँ पे एक सॉन्ग यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे 3 गाने के का जिक्र किया गया किताब के अंदर, ओके। एक है जय जय है तेलंगाना, दूसरा जय बोलो तेलंगाना, तीसरा है कोम्मा चिक्किते बोम्मा, ओके। उसी चौथा गाना भी है मायामय पोतुना नम्मा मनीषन्ना वाड, 4 गाने। तो इसमें से कुछ गाने मैं आपको सुना देता हूँ। खासतौर से जय जय है तेलंगाना मुझे बहुत पसंद था। तो मैं भी काफी, जब आपको लास्ट जो लेक्चर में बनाया था, मैं भी हंगर स्टेक पे बैठा था, तो जय जय है तेलंगाना जननी जय केतनम, ऐसा रहता होगा ना मेरा। जननी जय केतनम बोले तो जननी वो तो पैदा करने वाली है सरजमीन, तो बराबर। तो काफी मतलब गाने लोग क्या, मैं समझता हूँ कि गाने और जो फनकार जो हजरात थे, ये तेलंगाना की तहरीक में बहुत ज्यादा अपना अहम रोल अदा कर। मेरा ये गाना था जय जय है तेलंगाना, मुक्कोटी, उसके आगे भी आता क्या बोलते, मुक्कोटी गोंतुलु, मतलब लाखों की आवाजें, ऐसा कुछ चाहता, मुक्कोटी कोटी मतलब करोड़ों की आवाज है। तो बराबर ये था जय जय है तेलंगाना सॉन्ग। उसके बाद जय बोलो तेलंगाना सॉन्ग वो एक पिक्चर में भी था, ओके। कोम्मा चिक्की ते बोम्मा, ये भी एक सॉन्ग था। तो इसको लिखा किसने था? अंदेसिर ने लिखा था। उसके बाद माया माई पोतुन अम्मा मनीष अन्नावाड, ये भी इंपॉर्टेंट सॉन्ग है। उसको मैं गा के सुना देता हूँ, मैं कभी कभी गाया भी करता था उसको, एक पिक्चर में भी है सॉन्ग वो, मायमय पोतुन्नडम्मा मनीषन्ना वाडू। तो वो गाना था बहरहाल। तो आपको याद भी रह जाता है ये लफ्ज से, अंदेश्री ने लिखा था बहरहाल। यानी इंसान जो है वो, इंसानियत खत्म हो रही, इस तरह का अंदाज वो गाना, मतलब जाहिर बात है इंसानियत खत्म कौन कर रहे थे? तेलंगाना वाले बोल रहे थे, किसके ऊपर बोलेंगे? बहरहाल बहरहाल वो जो लफ्ज थे काफी क्या बोलते हैं, जहन में काफी इंकलाब पैदा करते थे। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट सॉन्ग नंदिनी सिद्धारेड्डी ने लिखा था, नागेटी सल्लल्ला ना तेलंगाना। और इसको भी मैं थोड़ा गा के सुना देता हूँ, काफी उस पर पिक्चराइजेशन भी हुआ था। रसम में बालाकृष्ण उसमें एक्टर थे, और श्रीनिवास जो CM ऑफिस में जो CM साहब के पर्सनल सेक्रेटरी है, वो भी उसके अंदर एक्टर थे। नागेटी सल्लल्ला ना तेलंगाना, ना तेलंगाना, ऐसा था वो सॉन्ग बराबर। नागेटी सल्लल्ला ना तेलंगाना लिखा किसने था, उस पर सवाल पूछा जा सकता। गाय कौन, ख्वाजा सार या जो भी गाया, उस पर सवाल नहीं पूछा जाएगा।
तो नागेटी सल्लल्ला ना तेलंगाना, ये नंदिनी सिद्धारेड्डी ने उसको लिखा था। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट गोरेटी वेंकन्ना, यहाँ देख सकते हैं आप। तो ये नंदिनी सिद्धारेड्डी का हम देख चुके। ओके, थोड़ा सा फिर से एक बार मैं अंडरलाइन करें तो नंदिनी सिद्धारेड्डी, नागेटी सल्लल्ला ना तेलंगाना ना तेलंगाना। ओके, तो उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट गोरेटी वेंकन्ना, यानी ऐसे अल्फाज थे, देखो मैं उसको सुनाता हूँ, उसका मतलब भी समझाने की कोशिश करता हूँ। एक यहाँ पे एक सॉन्ग है, एक ये एक सॉन्ग है, दूसरा, हाँ ये दो दो गानों का यहाँ पे जिक्र है। देखो, एक है सबसे पहला सॉन्ग पल्ले कन्नीरू पेड़तुंदो, तो उसको मैं देखो, मैं जब वो गाना जब म्यूजिक में जब बजता तो लोग की कभी कभी तो आंखों में भी आंसू आ जाते थे। पल्ले कन्नीरू पेड़तुंदो, मतलब देहात देहात में क्या है, सो देहात आंसू बहा रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, यानी उनकी जिंदगियों पे क्या बोलते हैं, जो आंध्रा के रूलर्स थे उनका वो जो ये नाइंसाफियां जो हो रहे थे, वो आपाशी के जरिए जो भी लेकर, बहरहाल तो ये जब इस अंदाज में जब वो पूरा गाना उसको जब गा के जब डैश पे धूमधाम में पूरे गाने गाने, तो आदमी के जहनों पे तहरीक को लेकर काफी एक असर पड़ता था। बहरहाल ये था पल्ले कन्नीरू पेड़तुंदो। उसके बाद इద్దరం విడిపోతే भूमि बदलो అవుతుందా, मतलब अगर हम दोनों बिछड़ गए ना, आंध्र तेलंगाना की बात करें, तो क्या जमीन फट जाती क्या, फट जाती क्या, बिछड़ जाएंगे, अलग तेलंगाना कर लेंगे, आप अलग आंध्रा कर लो, तो ये का इద్దరం విడిపోతే भूमि बदलो అవుతుందా। ओके, तो ये भी एक गाना है। इसी अल्फाज के साथ आपको याद रखना है, इద్దరం విడిపోతే भूमि बदलो అవుతుందా, ये सॉन्ग किसने लिखा था, गोरेटी वेंकन्ना ने लिखा था। उसी तरीके से पल्ले कन्नीरू पेड़तुंडो, ये सॉन्ग भी किसने लिखा था, गोरेटी वेंकन्ना ने ही लिखा था। उसके बाद दरुगु येल्लन्ना, इन्होंने ये सॉन्ग लिखा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, विल अंडरलाइन। तो खासतौर से यानी मैंने जो काम किया वो, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं सॉन्ग्स के बारे में, ये पूरा पूरा गिजबिच अंदाज में है, तो मैं उसको एक अच्छा उसको बोल्ड करके आपको अच्छे अंदाज में दिखे वो, और फिर से उसको सेंटेंस को टाइप करके मैं आपके सामने ही लेके आया। अगर आप तो दारुहु येल्लन्ना ने जो गाना लिखा था वो था वीरू लारा वंदनम, यानी जो हीरोज है तुमको हमारा सलाम, यानी जो यानी तहरीक में जो जो कारनामे अंजाम दे रहे थे लोग, कई शहीद हो रहे थे, जो भी हो रहे थे अलहदा तेलंगाना की तहरीक को लेकर, तो वीरू लारा वंदनम। ओके, तो ये सॉन्ग किसने लिखा था, दरोगु येल्लन्ना ने लिखा था। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर सॉन्ग इंपॉर्टेंट है, और हर स्टोरी हर नॉवेल किसने लिखा, किताब का नाम, राइटर का नाम, जयशंकर की खिराज अकीदत में जयशंकरा किताब में किसने लिखी थी, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। लाइन टू लाइन पढ़ना है, मैं पहले से भी यही बोल रहा हूँ आपको, एकेडमिक किताब लाइन टू लाइन पढ़ना है। उसके बाद राती बोम्मा लोना। ओके, तो ये किताब मिट्टापल्ली सुरेंद्र ने लिखी थी, तो मतलब बोम्मा लोना मतलब स्टैच्यू, स्टोन स्टोन का स्टैच्यू। तो बहरहाल उसी तरीके से एक और जो राइटर थे मित्रा, इनके भी जो कुछ गाने हैं वो भी देख लेते हैं। చినుకు చినుకు కురుస్తున్న నేల। ओके, तो चिनुकू चिनुकू कुरुस्तुना नेला, चिनुकू चिनुकू बोलते हो खतरे खतरे बारिश गिर रही। ओके, तो ये अल्फाज है मेरा ना, वो पूरा गाना क्या था वो तो मैं देखा नहीं। तो चिनुकू चिनुकू कुरिस्तूना नेला, चित्रमयना वासना। ओके, तो ये गाना किसने लिखा था वो तो आपको याद रखना, मित्रा ने लिखा था। ओके, आड़ूदाम डप्पुला दरुవు। ओके, तो ये भी गाना, और इसी तरीके से यंदुकू राली पोतावरा, मतलब क्यों सुकड़ के गिर जा रहा। ओके, तो ये अल्फाज राली पोता बोलते, सुकड़ के जब पत्ते झड़ते हैं ना तो उसको राली पोतू ना बोल के बात करा। हिंदू को राली पोतावरा, तो ये गाना भी किसने लिखा था, मित्रा ने लिखा था। आड़ूदाम डप्पुला दरुవు। ओके, यानी ढोल बजाते हुए अपन खेलेंगे, तो ये बहरहाल इस तरह की जो अल्फाज थे, बहरहाल मित्रा ने लिखा था, याद रखना है। चिनुकू चिनुकू कुरिसीना नेला, चित्रमयना वासना, ये गाना किसने लिखा था, मित्रा ने लिखा था। आड़ूदाम डप्पुला दरुవు, ये गाना भी किसने, मित्रा ने लिखा था। ఎందుకు राली पोता, ये गाने भी किसने लिखा था, मित्रा ने लिखा था, याद रखना। अब वेरी इंपॉर्टेंट जो मेरा भी पसंदीदा गाना है कि जय कोट्टू तेलंगाना, पंसूरी रविंदर ने लिखा था। अब 10वां गाना वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी अभय श्री ने लिखा था, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो कौन सा गाना था वो, वही उस्मानिया क्या कैंपस लो उदయించిన किरणमा, मतलब क्या है, उस्मानिया कैंपस में उजागर हुई सो जो सूरज की किरणें, मतलब एजुटेशन वहीं से तो शुरू हुआ था ना, कैसे साहब के हंगर स्ट्राइक, फिर उस्मानिया के स्टूडेंट्स जो भी स्टैचू लेके जो भी सरकार के जो भी मदरसे में जलाए वहां पे। तो मैं एक बार गा के सुना देता हूँ कि मेरा पसंदीदा गाना भी है। तो रा उस्मानिया कैंपस लो
ఉదయించిన కిరణమా పోరు తెలంగాణమా వీర తెలంగాణమా कोटलादि प्राणमा। कोटलादि प्राणमा बोलते तो करोड़ों की जान है तेलंगाना। तो उस्मानिया कैंपस से ये क्या बोलते हैं, सूरज की किरणें वहां से निकली, ऐसा गाना था मेरा। वो लाइन मुझे बहुत पसंद थी, तो मैं भी काफी गाया भी करता था उसको। ఉస్మానియా క్యాంపస్ లో ఉదయించిన కిరణమా పోరు తెలంగాణమా వీర తెలంగాణమా कोटलादि प्राणमा। ऐसा था मेरा गाना। मेरा तो जितने भी गाने थे अभय श्रीनिवास ने उसको लिखा था, उस्मानिया कैंपस लो। तो याद रखिएगा उसको। तो काफी जो हालत थी काफी खराब थी, यानी बैड कंडीशंस थे, यानी तेलंगाना की जो लोगों की जो लाइफ थी, जिंदगियां थी, खासतौर से जो आंध्रा के लोग यहाँ पे आने के बाद पूरे क्या बोलते हैं, माशी निजाम उनके हाथ चले गया था। और जिस अंदाज में वो रूल कर रहे थे, तो हिंदू तेलंगाना की हालत, यानी जो सॉन्ग्स के अंदर इन हालतों को, वहां से आंध्रा से लोग यहाँ पे आए, पूरी माशी निजाम उनके हाथ में चला गया। यहाँ पे लोगों की जिंदगी पे काफी माशी एतबार से, सामाजिक एतबार से और सियासी एतबार से उनके ऊपर असर पड़ा। आपाशी के जराए खत्म हो गए। तो जो भी हालतें थी, उनको लेकर ये सॉन्गों के अंदर कैसे उसको शाये किया जाता, उसके अंदर सॉन्ग्स के अंदर उसको उसको वो तस्वीर को डालने की कैसे कोशिश की जाती। तो हालत इतनी खराब थी कि लोग जो भी, यानी गाने के अंदर और क्या चीज थी, जो लोग गल्फ में यहाँ से तेलंगाना से, खासतौर से करीमनगर आप देखिए, हिंदूज को या मुस्लिम लोग गल्फ और अरब कंट्रीज में ज्यादा चले जाते हैं, इनके यहाँ पे काम नहीं है, खेती कर नहीं सकते, आबपाशी के जराए नहीं है, नौकरियां मिल नहीं रही पूरे आंध्रा वाले ले लिए, बिजनेस पूरा उनके हाथ में। तो करे तो क्या करें, नौकरी छोटी मोटी 5-6 हजार की नौकरी कर नहीं सकते, वो तो किराए में चले जाएंगे। तो ज्यादातर माइग्रेंट्स कहाँ चले जाते थे, या बॉम्बे चले गए या गल्फ में चले गए। तो लोग काम करने के लिए इतनी दूर तेलंगाना के लोगों को कैसे जाना पड़ता था, ये हालत थी तेलंगाना की उस वक्त। ओके, तो आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो किस तरीके से गाने और पोएट्री असर क्या करती थी लोगों के जहनों पे, और तहरीक में हिस्सा लेने के लिए उनको क्या बोलते रुख उनका मोड़ देती थी। तो ये सब तफसीलात हम देख लेते हैं, तो आगे भी देख लेते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग चल रहा था सेशन। तो आगे अगर देखें, तो जो भी जितने भी गाने या सॉन्ग्स या पोएट्री यानी शायरी जो भी हुआ करती थी, तेलंगाना के प्रॉब्लम्स को लेकर हुआ करती थी, जैसा मैं गा के भी सुनाया आपको। तो खास तौर से जो लोग मुलाजिमतें ना होने की वजह से अरब कंट्रीज या गल्फ या बॉम्बे दीगर मुकामात को तब्दील हो जाते थे, चले जाते थे। खासतौर से सिंगरेनी के जो वर्कर्स थे, उनकी प्रॉब्लम्स, और पानी का जो डाइवर्शन होता था, यानी केनाल्स पूरे आंध्रा की तरफ मोड़ दिए जाते थे, उसी तरीके से फंड्स को डाइवर्ट कर दिया जाता था, मोड़ दिया जाता था आंध्रा की तरफ। उसी तरीके से जो एग्रीकल्चर सेक्टर में, यानी आबपाशी के जराए ना होना, खेती बाड़ी के जराए में जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी मसाइल थे तेलंगाना में, उन सब को लेकर गानों में कैसे उसको क्या नुमाया किया जाता था, शाये किया जाता था। खासतौर से नलगुंडा में फ्लोराइड के प्रॉब्लम को लेकर भी गानों में कैसे ये सब चीजें शायर अपनी शायरी में वो लिखता था। महबूब नगर के जो खासतौर से सर्वेंट्स के और जो इंडस्ट्रीज के अंदर जो रंगारेड्डी और हैदराबाद में जो इंडस्ट्रीज पूरे आंध्रा वालों के हाथ में थी, तो उनके जो काम करने वाले लोगों के जो खराब कंडीशंस, बहुत बुरे हालात थे, उसके ऊपर भी वो गानों के अंदर उसको कैसे एक तरीके से पिक्चराइज किया जाता था, उसका तसव्वुर उसके अंदर डाला जाता था। तो इस तरीके से तेलंगाना की जिंदगी के ऊपर कई सॉन्ग्स, कई गाने कैसे बनाए गए, रिकॉर्ड किए गए। बहरहाल, शायरों ने काफी अपना एक अच्छा रोल अदा किया, और इन्होंने कई मीटिंग्स को कंडक्ट किया, मुनक्किद किया, कई सभा, कई कॉन्फ्रेंसेस, कई मुशायरा, क्या बोलते हैं, सम्मेलनम, कवि सम्मेलनम बोलते हैं उसको, मुशायरा उन्होंने मुनक्किद किया। और उसी तरीके से एक इन्होंने मीटिंग मुनक्किद की थी, तेलंगाना कौला गर्जना। गर्जना का मतलब दहाड़, शेर की दहाड़, ऐसा कुछ माने आते। तो तेलंगाना के शायरों की शेर की दहाड़। तो अगर मेरा, हमको तो तेलंगाना कौला गर्जना के नाम से ही पढ़ना है, मैं उसको ट्रांसलेट करके बोला। क्वेश्चन में ये लफ्ज नहीं रहता, क्वेश्चन में जो लफ्ज रहेगा तेलंगाना कौला गर्जना, ये कहाँ पे हुआ था, 27 फरवरी लिखा है यहाँ पे, लेकिन ईयर नहीं लिखा गया। तो मैं, जैसा कि मैं अब पहले भी आपको बोल चुका, तो मुख्तलिफ किताबों को फॉलो करके फिर उसमें तो मैं ईयर मेंशन कर दिया 2011 का, 11/27 पे। एकेडमी की बुक में सिर्फ 27 फरवरी को एक कबूला गर्जना के नाम से एक प्रोग्राम बशीरबाग प्रेस क्लब, और प्रेस क्लब के अंदर भी 2 हॉल्स हैं,
उसमें सोरावरम प्रताप रेड्डी ऑडिटोरियम के अंदर क्या सो तेलंगाना कौला गर्जना के नाम से एक प्रोग्राम मुनाफिद किया गया था 27 फरवरी 2011 को। इसके जो सदर थे वो जूलूरी गौरी शंकर थे। ओके, तो इसके इनकी सदारत में क्या है सो वो प्रोग्राम मुनाफिद किया गया था। तो ये तेलंगाना राइटर्स फोरम और तेलंगाना सिंगड़ी राइटर्स संगम। ओके, तो इन्होंने इन सब लोगों ने मिलके गर्जना के अंदर क्या सो अपना हिस्सा लिया था और काफी तादाद में लोग वहां पर आए थे। इनका जो वहां पे उस गर्जना के अंदर इन्होंने एक ही मुतालबा रखा था कि अलहदा तेलंगाना के बिल को पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाए, क्योंकि 2011 की बात है। श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी थी। तो इन हालात में जो शायर जो लोग थे, जो मुसन्निफ हजरात, इन सब लोगों ने मिलकर तेलंगाना कौला गर्जना के नाम से जो बशीरबाग प्रेस क्लब में 27 फरवरी 2011 को जिन्होंने प्रोग्राम मुनाफिद किया था। क्वेश्चन जो आ सकता है उसके सदर कौन थे? जूलूरी गौरी शंकर थे। ओके, तो ये तो इनको काफी लोगों ने इसमें इनका जो इन्होंने मुतालिबा उस प्रोग्राम से किया, अलहदा तेलंगाना की बिल को पार्लियामेंट में रख दिया जाए और तेलंगाना बना दिया जाए। उस वक्त नॉन कॉपरेशन भी चल रही थी, आपको मालूम है, हम गुज़िश्ता सेशन में पढ़ के आए। नॉन कॉपरेशन जो शुरू हुआ था 27 फरवरी 2011 से लेकर फिर 4 मार्च मुख्यमंत्री से सीएम से क्या सो बातचीत हुई। उसके बाद एक अग्रीमेंट पे ये लोग आए थे। वो सब चीजें हमने देखी, 4 मार्च तक तो चली। तो क्योंकि 27 फरवरी 2011 उसी बीच में ये उनका प्रोग्राम हो रहा, तो इन्होंने नॉन कॉपरेशन को भी क्या सो सपोर्ट किया था। एम्प्लॉयज के साथ क्या सो मिलके क्या सो तहरीक में इन्होंने हिस्सा लिया। बराबर। तेलंगाना राइटर्स फोरम ने 13 अप्रैल 2011, आप देखिए यहाँ अलग से लिखा हूँ, वहां पे खाली इंसिडेंट का जिक्र किया, फिर यहाँ पे तो मैं बराबर इसी इसको वहां पे मिला दिया था। ये बात मैं वहां पे पिछली जो पन्ना था 2-3 पेजेस पहले मैं उसको बोल दिया था। वीरगुडु नाम की एक किताब तेलंगाना राइटर्स फोरम ने 13 अप्रैल 2011 को इन्होंने शाये की थी। क्या थी ये वीरगुडु 13 अप्रैल 2011 को जो इन्होंने शाये की थी? कहाँ से शाये की थी इन्होंने? पोतना स्टैचू टैंकबंड पे वहीं से शाये की थी। ओके, मिलीनियम मार्च में जो मुजस्सिमे तोड़े गए थे उसके ऊपर किताब इन्होंने शाये की थी। राइट, तो 13 अप्रैल 2011 तेलंगाना राइटर्स फोरम ने वीरगुरु नाम की किताब को शाये किया था। जो यहाँ पे भी लिखा देखो, मिलीनियम मार्च में जो मुजस्सिमों को तोड़ा गया था उसके ऊपर वो किताब थी। वेरी इंपॉर्टेंट बिट। तो ये जो बुक्स थे पूरे तेलंगाना के अंदर जो भी इंसिडेंट्स होते थे, जो भी हादसा होते थे, इन सब चीजों को ये बुक के अंदर क्या जमा किया जाता था। ओके, तो खास तौर से क्यों किस वजह से मुजस्सिमों को तोड़ा गया वो वीरगुरु किताब में लिखा गया, क्योंकि आंध्रा के जो लोग थे पूरी तेलंगाना की तहरीक हिस्ट्री को कैसे, जो तेलंगाना की जो तारीख थी पूरी आंध्रा की तारीख के हिसाब से वो अपने अंदाज में लेके चल रहे थे। और उन्हीं के जो हिस्टोरियंस थे, उन्हीं के जो राजा महाराजा उस वक्त थे उस इलाके के, उनको लाके टैंक बंड पे रख दी। सिर्फ आप असफ जाही अपने बहामनी साम्राज्य, ये जो रूलर्स थे इनका कुछ भी वहां पे मुजस्मे नहीं है। पूरे आंध्रा के रूलर्स के मुजस्मे, आंध्रा के राइटर्स, आंध्रा के पोइट्स, उनके मुजस्मे थे। तो उसको तोड़ा गया था। क्यों तोड़ा गया वो सब चीजें वो किताब में, वीरगुरु किताब में उन्होंने लिखी थी। बराबर। मंजीरा राइटर्स एसोसिएशन को बना के 25 साल हुई। मंजीरा राइटर्स एसोसिएशन कब बना था वो मैं ऑलरेडी बोल चुका आपको। तो मंजीरा राइटर एसोसिएशन जो तंजीम बनी थी उसके 25 साल मुकम्मिल होने पर, वो एसोसिएशन के 25 साल बनने के मुकम्मिल होने पर 23 जुलाई 2011 को सिद्दीपेट में उसका एक जलसा और उसका सेलिब्रेशन, ओके, तो क्या बोलते हैं उसको मनाने के लिए क्या सो रखा गया था। तो इसमें भी जो चीजें वहां पे उन्होंने तय की थी वो ये थी कि हम दो दो जो दो रियासतें जो बनेंगी, आंध्र और तेलंगाना, ओके, इन दोनों का डिवीजन हो जाना चाहिए। और तीन भी रीजन यानी दो भी जो खित्ते होंगे, जैसे रायलसीमा, तेलंगाना, आंध्रा, इन सब के हालात को बेहतरीन कर दिया जाना चाहिए। ओके, और जो भी सियासतदान जो उस तरीके से जो काम कर रहे थे उस वक्त, तो उनका जो सेल्फिश यानी क्या बोलते हैं खुदगर्जी के अंदाज में वो लोग जो काम कर रहे थे उसके ऊपर भी उन्होंने काफी तनकीद की थी। उसके बाद 18 अगस्त 2011 को सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब हैदराबाद में इन्होंने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, शायरों ने मिलकर तेलंगाना के जो अदब से ताल्लुक रखने वाले मुसन्निफ हजरात यानी पोइट्स और राइटर्स, इन सब लोगों ने मिलकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखा था 18 अगस्त 2013 सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में। बशीरबाग प्रेस क्लब 27 फरवरी 2011 में हो गया। तो काफी उसके अंदर मुख्तलिफ तंजीमें थी। वो कौन सी तंजीमों ने मिलकर वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया था उसको देख लेते हैं। उसमें एक तंजीम का नाम है बहुजना केराटाल, एक तंजीम का नाम है, क्योंकि वो तेलुगु अल्फाज है तो उसी तरीके से रहते हैं वो। ओके,
कवाड़ी कुंडला कबूला वेदिका, ओके, उसी तरीके से कवाड़ी कुंडला पोएट फोरम के नाम से भी वो जाना जाता। तो ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये तंजीम ने भी हिस्सा लिया था। उसी के से माटी पुला, ये भी एक तंजीम का नाम है, इन्होंने भी हिस्सा लिया था। शेड्यूल कास्ट की जो मुसन्निफ हजरात थे उन्होंने भी, शेड्यूल ट्राइब्स के जो मुसन्निफ हजरात थे उन्होंने भी हिस्सा लिया था। माइनॉरिटीज के जो शायर लोग हैं उन्होंने भी हिस्सा लिया था। उसी तरह हरियाणवी मुस्लिम राइटर्स वेदिका, इन्होंने भी उसमें हिस्सा लिया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। सावित्री फुले अध्ययना वेदिका, इन्होंने भी उस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। हैदराबाद फोरम फॉर सिटीजन, इन सब लोगों ने मिलकर कैसे ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की थी। किस दिन की थी वो? 18 अगस्त 2013 को इन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की थी। ओके, तो जो उसमें जो भी डिस्कशन किया था तेलंगाना रियासत को लेकर, तो इन्होंने जो भी तेलंगाना में हर घर में एक किस्म का क्या है सो फन है। हर घर के फर्द के अंदर एक किस्म का फन है। ऐसा कोई देहात है ही नहीं तेलंगाना में जिस जहाँ पे कोई फन ना होता हो। पूरे 10 अजला में, उस वक्त 10 थे, अब तो 33 है बहरहाल। तो यहाँ पे जो तेलंगाना के जो बेटे थे जिनको माना है, खास तौर से कापू राजैया, तोटा वलीकुंटम, उसी तरीके से लक्ष्मण गौड, आले लक्ष्मण, और ये जो कौन थे, ये पेंटर्स थे, लोग पेंटिंग अच्छी करते थे लोग, इनके अंदर पेंटिंग का फन था। तो इनकी पेंटिंग्स में भी तेलंगाना के लोगों की जिंदगी को ये कैसे उसमें नुमायां करते थे। और तेलंगाना की हिस्ट्री, कुछ पेंटिंग्स में हिस्ट्री को भी कुछ अंदाज में वो नुमाया हो, इस तरीके से पेंटिंग किया करते थे वो लोग। और तेलंगाना से जो नाइंसाफी हो रही है उसको भी अपने पेंटिंग्स के अंदर कैसे क्या बोलते हैं नुमाया किया करते थे। और सिनेमा की फील्ड में अगर देखें तो तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कई मशहूर लोग हैं, उसमें से कुछ नाम यहाँ पे दिए गए। उसमें से एक नाम है जयाराज पाडे जयराज, उसी तरीके से श्याम बेनेगल, नरसिम्हा राव, कांता राव, प्रभाकर रेड्डी, शंकर, सैयद रफी, रोशन बालू, ओके, कांडी कोडा कोंडा यादगिरी, श्रीनाथ चंद्रा बोस। ओके, ये वो लोग हैं जिन्होंने सिनेमा में तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। लेकिन शंकर और रफी ने काफी अहम रोल इनके, ये लोग तो नॉर्मली काम किए, लेकिन शंकर और रफी ने खास तौर से तेलंगाना के लिए कई फिल्मों को बनाया था। उसमें वेरी इंपॉर्टेंट बिट जय बोलो तेलंगाना एक पिक्चर आई थी, शंकर ने उसको कैसे बनाया था। उसी थे इनके नालो कब तक, ओके, ये अल्फाज से कैसे सैयद रफी ने कैसे एक पिक्चर बनाई थी जो तेलंगाना के प्रॉब्लम्स को लेकर, अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील को लेकर वो पिक्चर बनाई गई थी। और ताकि वो इस तरह की पिक्चर थी कि वो देखने के बाद लोग खुद यानी तेलंगाना की जो आम जो लोग थे, वो तेलंगाना अलहदा तेलंगाना रियासत की मुहिम में खुद मुड़ जाते थे यानी तहरीक की तरफ। और उसी तरीके से फ्लॉक आर्ट में अगर देखें तो तेलंगाना मूवमेंट में फ्लॉक आर्ट ने भी काफी जो ताल्लुक रखने वाले जो लोग थे। फ्लॉक आर्ट मतलब ये जो ढोल बजाने वाले या जो क्या बोलते हैं जो गिटार बजाने वाले ये लोग। ओके, तो उसमें वेरी इंपॉर्टेंट बिट जो हमारे लिए है मिद्दे रामुलु, इन ये क्या थे, उग्गू कथा के लिए फेमस थे। उग्गू कथा क्या चीज है वो हम फर्स्ट चैप्टर में देख के आ चुके हैं। उसी तरीके से चिंदू येल्लम्मा, ओके, ये यक्ष सॉन्ग के लिए फेमस थे वो। उसी से दार्शनम मुगलैया, ये भी ये 12 स्टेप किन्नेरा बोल के फ्लूट रहता है, बांसुरी टाइप का फ्लूट टाइप रहता हो। तो दार्शनम मुगलैया किस फ्रॉक से ताल्लुक रखते हैं, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है आपको। किन्नेरा एक याद रख लो, किन्नेरा इंपॉर्टेंट बिट है वो भी। ओके, और मिद्दे रामुलु, उग्गू कथा, और चिंदू एल्लम्मा, यक्ष यक्ष सॉन्ग, इतना याद रखो, बस इतना भी बस है। ओके, बराबर हो सकता तो पूरा लव सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश करो। या उसी तरीके से इक्का यादगिरी और रामना, ये लोग क्या सो पत्थरों को तराशने में, ओके, जिसको क्या बोलते हैं पत्थरों को तराशने में काफी माहिर हजरात थे। उसी तरह से इक्का यादगिरी, आपको मालूम है तेलंगाना माटी स्तूपा जो नामपल्ली पे जो है तेलंगाना माटी स्तूपा, हम ऑलरेडी देखे, इक्का यादगिरी ने बनाया था वो। लक्ष्मी नारायण नारायण उस वक्त के मेयर ने उसको इनाग्रेशन किया था, वो सब तफसीलें हम देख चुके। तेलंगाना मदर तेलुगु तल्ली, उनको बीवीआर चारी ने उस मुजस्सिमों को तराशा था। उसी तरीके से तेलंगाना में अगर देखें तो काफी पोएट्स, राइटर्स, सिंगर्स और जो दिगर जो फनकार है उन्होंने अपना रोल क्या है सो अलहदा तेलंगाना रियासत की तहरीक में क्या है सो अदा किया था। और वो ख्वाब जो लोगों का था वो पूरा हुआ। कई बरसों से क्या है सो वो ख्वाब था, 1969 से लोग अलहदा तेलंगाना रियासत चाह रहे थे। तो वो ख्वाब इन लोगों की कारकर्दगी से, तो आम लोगों को क्या है सो उनके अल्फाज जो बुलेट की तरह काम करते थे, नए नए लोगों के जहनों में एक बुलेट की तरह काम करते थे। तो काफी तहरीक में इनको, आम लोगों को कैसे तहरीक की तरफ मोड़ा इनके लफ्जों ने, इनके फन ने।
तो बरसों का जो ख्वाब था अलहदा तेलंगाना रियासत का, वो फिर कैसे साफी जो हंगर स्ट्राइक और जो भी हालात पेश आए, फाइनली अलहदा तेलंगाना रियासत पाने में हम कामयाब रहे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तेलंगाना इंटेलेक्चुअल्स, इंशाल्लाह वो हम अगले सेशन में देखेंगे। तो आज के लिए तकरीबन हम सेशन 2:15-3 बजे के टाइम पे शुरू करें तो 5:30 हो रहे हैं। आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। तेलंगाना इंटेलेक्चुअल्स, ये एक टॉपिक नया शुरू हो रहा, तो इंशाल्लाह वो हम अगले सेशन में देखेंगे। सो फॉर दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच।